प्रदेश में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन भरने का सिलसिला जारी। सिरसा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर और रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने आज नामांकन किए दाखिल। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हथीन में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कांग्रेस पर अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का लगाया आरोप और भाजपा की जीत का विश्वास किया व्यक्त। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज रेवाड़ी जिले के बावल व कोसली क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई। और नूह के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति और खनन गतिविधियों की हुई समीक्षा बैठक। सड़क सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विभिन्न विभागों को जरूरी कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। सिरसा से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने आज अपना नामांकन भरा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सहित अन्य नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज वे डॉक्टर अशोक तंवर को उनका नामांकन भरने पर शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। हर वर्ग को योजना के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हर वर्ग में विश्वास बढ़ा है और किसानों को भी मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि सिरसा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे और इसी तरह सभी 10 सीटों पर भाजपा भारी मतों से बढ़त हासिल करेगी। मैं देता हूं, आज उन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में एक ज़बरदस्त बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिल रहा है। हर वर्ग को सीधा योजना के साथ जोड़ करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया है और हर वर्ग में विश्वास बढ़ा है। महिलाओं को सशक्त किया गया है, किसान को मजबूत किया गया है, युवाओं में विश्वास बढ़ा है। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार की बात हो और चाहे बेटियों के लिए हमारी सरकार ने हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बना करके उनको पढ़ने का अधिकार देने की बात हो, लगातार ये सरकार लोगों के हित में काम करती रही है और आगे भी मजबूती से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मबीर सिंह ने अपना नामांकन करने से पहले अपनी बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा सरपंचों की मांग पूरी करने पर खुशी जताई और मोदी के मजबूत नेतृत्व को देश हित में बताया। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसको लेकर नामांकन जारी है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करें तो यहां से भाजपा की सीट पर 2 बार जीत दर्ज कर तीसरी बार चौधरी धर्मबीर सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस बार भी अपनी बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं। चौधरी धर्मबीर ने अपना नामांकन भरने से पहले मीडिया से बातचीत में देश और प्रदेश के हित व विकास को लेकर भाजपा की जीत को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता हटते ही सरपंच पहले की तरह अपने गांव का विकास कर पाएंगे और अब पोर्टल या ई-टेंडरिंग खत्म होगी, वे हर गांव की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने कांग्रेस व क्षेत्रीय दलों पर हमेशा वोट की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि मोदी का मजबूत नेतृत्व मिलने के बाद दुनिया भारत की तरफ देखती है। ऐसे में देश का हर नागरिक, खासकर युवा की सोच है कि मोदी नेतृत्व में
देश को आगे लेकर जाना है। वहीं कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार आने पर देश का संविधान व आरक्षण खत्म होने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान को देश की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। जिससे केवल एक ही शादी हो, यह अनुपात खराब ना हो। ये जो दूसरी बात कह रहे हैं, ये जानबूझ के कह रहे हैं। संविधान की उस धारा बदलने की बात है कि जिसमें केवल एक जैसा कानून हो, एक परिवार हो, एक ही शादी हो। ये चार कई शादियां, जो अनुपात हमारा खराब कर दिया, जिसकी वजह से हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है। ये बात 100% है। उस धारा को बदलने की कही है। ये जो रिजर्वेशन वाली बात है, ये जानबूझ के करते हैं। कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाई कांग्रेस ने, उनने जानबूझ के ऐसी धारा लगाई कि जो गरीबों की रिजर्वेशन थी उसके अंदर सारा मुस्लिम डाल दिया। और जब से हरियाणा सरकार बनी है, केंद्र में माननीय मोदी जी बने हैं, आप देखते हो कि न केवल कनेक्टिविटी का बल्कि पानी का भी इतना बेहतरीन तरीका, एक ऐसी शुरुआत कर दी। नहरों को दोबारा बनाना, पंप हाउसेज को दोबारा बनाना, जिस जेएलएन की कैपेसिटी मात्र 1300 क्यूसेक थी उसको 2500 से ज़्यादा ले जाना। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार व राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे, जिसके बाद कांग्रेस भवन के सामने जनसभा हुई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा की निंदा की और उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश विकास के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज ये अपराध और बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि वे अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। हमें विश्वास है कि रोहतक से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पर एक बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बल्कि 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। जो हरियाणा का माहौल बना है आज आप सब उसके साक्ष्य गवाह हैं। हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते, सरकार से दुखी हैं। भाजपा ने भी लोगों की नाराजगी को भांपते हुए एम चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लेकिन भाजपा अब क्या चेहरे बदलेगी? अब तो ये जनता है, जनता सरकार बदलेगी और 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में जीतेगा। सब जगह मैं कह सकता हूँ जो समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, इस प्रकार से हमारे मजबूत कैंडिडेट उतरे हैं, कांग्रेस के पक्ष में स्वीप होगा, कांग्रेस के हक में स्वीप होगा, इतना जन समर्थन मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हथीन में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, हथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, ये लोकसभा चुनाव देशभक्ति की भावना रखने वाले लोगों और देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों के बीच में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है कि अगर भाजपा 400 सीटें ले गई तो देश के संविधान को बदल देगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान बनाया है, जिसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। कांग्रेस झूठ की राजनीति कर लोगों को बरगलाने में लगी हुई है, पर देश के लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हो चुकी है। मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने सैद्धांतिक तौर पर राजनीति की है। प्रदेश में बिना पर्ची और बिना खर्ची के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान की गई है। भाजपा ने बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए। भाजपा सरकार की नीतियों पर देश के नागरिकों ने विश्वास जताया है। यही कारण है कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। तो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन कोई हथकंडे उठाने पर आ जाए तो कांग्रेस के हथकंडे उनकी अफवाहें हैं। वो अफवाहें फैलाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। एक बात बड़ी अजीब जो सुनने को मिली कि भाई सरकार तो 272 सीटों से ही बन जाएगी, तो मोदी जी 400 सीटों की बात क्यों करते हैं? अब ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इसका पहला मतलब तो ये है कि 272 की बात सरकार बनाने के बाद तो मान रहे हैं, लेकिन 400 क्यों मिलेंगी इसके ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं।
और कहते क्या है, लेकिन 400 ले गए, अफवाह फैला रहे हैं कि 400 ले गए तो देश का संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने कह दिया है कि डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था दोबारा से जन्म लेके आ जाए तो इस देश में कोई भी, अगर वो भी कहेंगे तब भी संविधान नहीं बदला जा सकता। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी व इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कैथल में अपने चुनावी कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने राज्यसभा और यमुनानगर में जिला परिषद के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट दी थी। ये जनता को गुमराह करने के लिए बार बार झूठ बोलते हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की मुख्यमंत्री भगवंत मान पर की गई टिप्पणी पर बोलते हुए डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने घर घर में बिजली पानी मुफ्त देने के साथ प्रदेश में बढ़िया सरकारी स्कूल बनाए हैं और 45,000 बेरोजगारों को नौकरियां दी हैं और पंजाब से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। उन्होंने सुखबीर बादल को कहा कि वे खुद देखें कि उनकी पार्टी का पंजाब में क्या हाल हुआ था। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए आप पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी आएंगे। भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। वे हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार करते हैं और वे आम व्यक्ति की तरह पैदल, मोटरसाइकिल, घोड़ा गाड़ी और कार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा झूठे प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में भाजपा ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं जिन पर यह लिखा गया है कि मोदी ने 2 करोड़ रुपए के पक्के मकान गरीबों को दिए हैं। हरियाणा प्रदेश में गरीबों को आवास मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई मांग लगातार दूसरे वर्ष भी केंद्र ने मंजूर नहीं की। उन्होंने भाजपा पर झूठे प्रचार में पैसे खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सारी गारंटी फर्जी है। यहाँ पे रहा है, आप 15 साल सत्ता में रहे, क्या आपने भी एक भी काम इन परिवारों के लिए नहीं किया? क्यों नहीं किया? इन परिवारों के लिए अगर आप काम करते तो आज इनकी बदतर हालत नहीं होती। ये भाजपा वाले जितने पैसे झूठे प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, अगर इतना इन लोगों के लिए काम कर दिया होता तो आज इनकी गांव में एंट्री बैन नहीं होती। मैं फिर एक बार कहता हूं, भाजपा की जितनी भी गारंटी है सारी फर्जी हैं। जब से 10 साल बीजेपी की आई है, पहले गांव में बस्ती आया करती, बाड़े आया करते, गरीबों के लिए मकान आया करते। जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है, एक भी बाड़ा नहीं आया और एक भी मकान नहीं आया। चुनाव प्रचार के तहत कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने यमुनानगर पहुंचने पर कांसेपुर क्षेत्र में एक जनसभा करके लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान रादौर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर बिशन लाल सहित अन्य नेता उनके साथ रहे। वहीं अंबाला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण चौधरी ने यमुनानगर के रामपुरा कॉलोनी में आयोजित बैठक में मतदाताओं से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधानसभा में रहकर उन्होंने लोगों की आवाज उठाई है, उसी तरह से लोकसभा में जाकर लोगों के मुद्दे उठाकर उनके लिए विकास कार्य करवाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के लिए अपील करें, जिससे कि लोकसभा जीतकर विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की आंधी चले। जिस सरकार में सबकी सुनवाई होती है, 36 बिरादरी की पार्टी है, और जहां तक मेरी बात है, 4.5 साल से विधायक हूं। विधानसभा के अंदर जन जन की आवाज उठाई। पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 की 9 विधानसभा में हर व्यक्ति उत्साहित है, हर व्यक्ति परिवर्तन चाह रहा है, बदलाव चाह रहा है। बीजेपी की नीतियों से दुखी है, इनके भ्रष्टाचार से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, जो नशा फैला दिया उससे दुखी है, किसान की हालत से दुखी है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उससे दुखी है। अब चाहते हैं कि बदलाव के सभी पार्टियों के उम्मीदवार या उनके समर्थक, चाहे वो बीजेपी पार्टी है, चाहे वो लोकदल है, चाहे वो दुष्यंत की पार्टी है, आप लोगों के बीच में अपनी वोट मांगने के लिए आएंगे।
अपने अपने वोट मांगने के लिए आएंगे और अपनी बातें भी आपके बीच में रखेंगे। मेरा कहना यह है कि भाई सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि वे भारी मतों से विजयी होंगे। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला और बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल एक ही हैं। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे। और इस दफा बीजेपी के 10 के आगे से डंडा हट जाएगा, 0 रहेगी। कोई नहीं है मुकाबले में, कम से कम 4 लाख वोटों से हम जीतेंगे। अभय और जिंदल मिला के एक ही नाम है, क्योंकि वो वोट काटने के लिए आया है। अभय को वोट देने का बदल बीजेपी को वोट देना, जनता इसको समझ चुकी है। अब इनकी काट के आंडे नहीं चढ़ने। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से आज बावल व कोसली क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व बावल के डीएसपी नरेंद्र सागवान व कोसली के डीएसपी जय सिंह ने किया। फ्लैग मार्च में आईटीबीपी और पुलिस के जवान शामिल रहे। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से भयमुक्त मतदान करने की अपील की गई। बावल क्षेत्र में फ्लैग मार्च बनीपुर चौक से शुरू होकर गांव संगवाड़ी, जड़थल, मुकुंदपुर बसई, गड़ी बोलनी, कोसली, कसौली, बगथला, मुंडनवास, मंगलेश्वर, मांजरी इत्यादि क्षेत्र में निकाला गया। कोसली क्षेत्र में फ्लैग मार्च गंगा यट्टा टोल प्लाजा से शुरू होकर रोडहाई, पहलवावास, गुरावड़ा, गुड़ियानी, गुगोड़, कोसली, भाकली, नठेड़ा, नाहड़, करोली रोड सहित अन्य गांव से होकर निकाला। डीएसपी नरेंद्र सागवान ने कहा कि निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव करवाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद व तैयार है। चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी व लोगों में भय पैदा करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम रहेंगे। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। नौ जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करवाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये तभी संभव है जब बूथ पर मौजूद प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य का निर्वहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करे। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी चुनाव के लिए शारीरिक रूप के साथ साथ अपने आप को मानसिक रूप से भी तैयार रखे। लोकसभा आम चुनाव हमारे लिए खुद को बेहतर साबित करने व आत्मसंतुष्टि का सुखद अवसर है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने सचिवालय के सभागार में पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों को चुनाव की ट्रेनिंग देते हुए कहा कि चुनाव सामग्री को संभालने के बाद पीठासीन अधिकारी को अपने बूथ पर जाकर सबसे पहले बूथ का निरीक्षण करना चाहिए। बूथ के अंदर किसी राजनेता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। कोई तस्वीर है तो उसे ढक दें या फिर कहीं और रखवा दें। मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन का स्थान खिड़की से दूर होना चाहिए, जिससे कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। ये ध्यान रखें कि प्रत्येक मतदाता ईवीएम का बटन स्वयं दबाए। मतदाता के साथ कोई दूसरा आदमी ईवीएम के समीप ना जाए। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो जाए और इसलिए अपनी मॉक पोल की प्रक्रिया सुबह 5:30 शुरू कर दें। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस समय कुछ मतदाता कतार में लगे हुए हैं तो उनको लाइन में पीछे खड़े मतदाता को पर्ची बांट दें, जिससे कि कोई और आदमी लाइन में लगकर खड़ा ना हो। इस मौके पर सभी पीठासीन अधिकारी व सहायक पीठासीन अधिकारियों को निष्पक्षता से मतदान करवाने की शपथ भी दिलाई गई। क्या नहीं करना है उसके बारे में जानकारी दी गई। इलेक्शन कमीशन की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उनके बारे में की। साथ में हमने बीएलओस की मीटिंग ली। हमने ये भी जाना कि कहाँ पर कोई अगर जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है वो नहीं है तो वो प्रोवाइड की जाए। उनके बारे में कुछ बीएलओस की तरफ से कुछ इश्यूज़ भी आए थे कि कुछ जगह कोई ऐसी कमी सी है, तो उनको भी हमने समयबद्ध तरीके से उनको तैयार करने के लिए डायरेक्शंस दिए बीडीओस को और संबंधित एआरओस को।
निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक नई पहल करते हुए शादीनुमा कार्ड मतदाताओं को भेजे जा रहे हैं और इसलिए फतेहाबाद के मतदाताओं में काफी खुशी का माहौल पाया जा रहा है। नोडल अधिकारी योगेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये प्रयोग पूरे राज्य में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए शादीनुमा कार्ड दिए जा रहे हैं, जिन पर मतदान की तारीख, वोट डालने की अपील, मत अधिकार का प्रयोग करने के लाभ के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जिला फतेहाबाद के मतदान को 100% करने के लिए अनेक प्रयास जारी हैं। हर एक घर में भी, ताकि लोग इस लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग दें, ताकि 100% मतदान का लक्ष्य हम पूरा कर सकेंगे। तो प्रशासन का यही लक्ष्य है और जिला फतेहाबाद इसमें अपना पूरा 100% सहयोग कर रहा है कि सभी विधानसभाओं में ये कार्ड वितरित करवाए जाए और हम अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपना मतदान का प्रयोग बूथ पर आकर अपना एक आधार कार्ड या पहचान पत्र साथ लेकर और अपनी मत का प्रयोग करें, ताकि हर व्यक्ति उस बूथ तक पहुंच सके। इन कार्ड को प्राप्त करने वाले मतदाताओं ने कहा कि ये अनूठा प्रयास उन्हें बहुत पसंद आया और कार्ड प्राप्त करके उनके परिवार में खुशी का माहौल है, इसलिए वह इस बार मतदान करने अवश्य मतदान केंद्रों तक जाएंगे। अन्य लोगों को भी 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और देश में अच्छी सरकार का गठन हो। इलेक्शन वाले हमें कार्ड लेके गए थे, फीलिंग आई मैं इस बार वोट डालने जाऊंगा। भाइयों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि वोट डालने जाए, जिसका भी बना हुआ है वोट कार्ड, और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जी हमें बहुत खुशी हो रही है कि शादी जैसा कार्ड हमें मिला है और अब मुझे पता लग गया है कि 25 मई को वोट डालने जा रहे हैं और पहली बार मेरा वोट बना है और मैं अवश्य डालने जाऊंगा। खुशी हो रही है कि निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं हमारे घर चल के आए हैं और हमें चुनावों के लिए प्रेरित किया है। और जब मैंने पहली बार ये कार्ड देखा तो मेरे को लगा कि ये शादी का कार्ड देने आए हैं, लेकिन जब मैंने अच्छे से कार्ड को पता लगा तो मेरे को पता लगा कि 25 मई को जो चुनाव होने जा रहे हैं इसके लिए कार्ड दिया जा रहा है। और दूसरी बात, बहुत अच्छा कदम है सरकार का। जब मैंने इस कार्ड को देखा तो मेरे को पता चला कि अगर मेरे क्षेत्र की जो भी उम्मीदवार है अगर उसकी मेरे को जानकारी चाहिए तो मेरे को KYC ऐप डाउनलोड कर सकता हूँ। नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा की अध्यक्षता में कल जिला सड़क सुरक्षा समिति व खनन गतिविधियों की समीक्षा बैठक हुई और सड़क सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विभिन्न विभागों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि गत दिनों RTA ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों ओवरलोडिंग वाहनों के 167 चालान किए गए और उन पर 73,83,000 रुपए का जुर्माना किया। इन चालानों की संख्या बढ़ाई जाए। उपायुक्त ने कहा कि जिला में ओवरलोडिंग व अवैध माइनिंग जैसी गतिविधियां नहीं चलने दी जाएंगी और सड़कों पर सुरक्षित यातायात के लिए संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई करे। उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत सड़क के साथ लगते स्कूलों के सामने स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर एम्बुलेंस मौजूद हो और उसकी लोकेशन नजदीकी थानों व अस्पतालों में भी होनी चाहिए। सड़कों व चौराहों पर सभी ट्रैफिक लाइटें चालू रहनी चाहिए। CCTV कैमरों की एक जगह कनेक्टिविटी करते हुए एक बड़ा कंट्रोल रूम तैयार करवाया जाए। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि वाहनों पर ट्राई एंगल में रिफ्लेक्टर टेप लगाई जाए ताकि रात्रि समय में वाहनों को दूर से देखना संभव हो सके। उन्होंने राज्य व नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी जिला में अवैध खनन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने लघु सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जिला में अवैध माइनिंग को लेकर समीक्षात्मक बैठक को संबोधित किया और कहा कि जिला में अवैध माइनिंग करने वाले लोगों पर 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कुल 1,02,57,497 का जुर्माना लगाया गया है। जिला में अवैध खनन करने वाले लोगों के व्हीकल इंपाउंड कर उन पर जुर्माना लगाया जाए। जिला में ओवरलोडिंग गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करने की अधिकारियों को हिदायत की। जो है कई बार अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट हो जाता है और वो एनक्रोचमेंट यदि हम सन पे उनको टेम्प्रेरी होता है। विभिन्न विभाग हैं, NHAI भी है उसमें आए, तो उनको भी डायरेक्शन दिए कि आप समय समय पे जितने भी ऐसे हैं अवैध काम में जो लिप्त हैं या अवैध कट से जो कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। इसी के साथ हमने जो माइनिंग
की भी आज रिव्यू की। माइनिंग के अंदर हमने एक एक्शन प्लान बनाएंगे नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर, जिसके अंतर्गत जहाँ भी हमको ऐसा लगता है कि इलीगल कट्स हैं या जहाँ पर एनफोर्समेंट की ज़रूरत है, वहाँ हम उसको सुदृढ़ करेंगे। साथ ही साथ हमने रेवेन्यू, पुलिस और माइनिंग के ऑफिशियल्स और साथ में फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स भी हम एक मल्टी पार्टी भी बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो सारा एनक्रोचमेंट पे कार्रवाई करेंगे। जिला जींद मुख्यालय में नागरिक अस्पताल में आज जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जागरूकता पखवाड़े की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भूला व फिजिशियन डॉक्टर विनीता ने की। मौसम में हो रहे बदलाव से होने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। उप सिविल सर्जन ने कहा कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है और इस गर्मी के मौसम में गर्म हवा व बढ़े हुए तापमान से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर धूप में घूमने वाले खिलाड़ियों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को लू लगने का डर ज्यादा रहता है। लू लगने पर उसके इलाज से बेहतर है हम लू से अपना बचाव करें। इसलिए हमें गर्मी में हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने चाहिए। अपना सिर ढककर रखें, कपड़े और छतरी का उपयोग करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। ORS और घर में बने पेय जैसे लस्सी, नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन करते रहें। खेत खलियान में काम करते हुए समय समय पर पेड़ या छाया में आराम करें। गर्मी के मौसम में जंक फूड का सेवन ना करें। ताज़े फल, सलाद और घर में बना खाना खाएं। खासतौर से दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे के बीच धूप में सीधे ना जाएं। यदि बच्चे को चक्कर आए, उल्टी, घबराहट व तेज सिर दर्द हो, सीने में दर्द हो या सांस लेने में कठिनाई हो तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। फिजिशियन डॉक्टर विनीता ने कहा कि क्लाइमेट चेंज एवं ह्यूमन हेल्थ नेशनल प्रोग्राम का उद्देश्य आमजन को बदलते मौसम से होने वाली बीमारियों से बचाना है। केवल और केवल व्यक्ति को गर्मी, पसीना, वीकनेस, कमजोरी, उल्टी आना इस तरह का महसूस होता है। और सेकंड जो कैटेगरी है उसमें सिनकोपल यानी बेहोशी के जो अटैक्स हैं वो हो सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी में अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो वो पेशेंट को कन्वल्सेंस और कोमा के अंदर भी जा सकता है। और लोगों को अपना बचाव कैसे करना चाहिए, 108 है, तुरंत प्रभाव से नेशनल एम्बुलेंस सेवा को कॉल करना चाहिए ताकि व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जा सके। वहाँ पर यदि पेशेंट होश के अंदर हो तो उसको जो है नियर बाई जो भी छाया हो, छाया में शिफ्ट करें। उसके कपड़े थोड़े से ढीले ढाले कर दें। अगर व्यक्ति होश में है तो उसको जो है पानी खूब सारा पिलाया जा सकता है। ORS यदि अवेलेबल हो तो वहाँ मौके पर ORS का घोल वो पिलाया जा सकता है। जून के महीने में टेम्परेचर एनवायरनमेंट का 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जो कि शरीर के लिए घातक होता है, स्पेशली बच्चों और बूढ़ों के लिए। तो इस मौसम में 12 से 4 के बीच दोपहर में बच्चों को घर से बाहर ना निकालें बिना ज़रूरत के, और पानी खूब पिए। जो हमारे लेबर क्लास है वो रेस्ट लेके काम करे। ये सब हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। लोगों ने कहा कि आज उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से मौसम परिवर्तन में सावधान रहने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा। क्या क्या चीज़ पीनी चाहिए, ORS के बारे में, ORS कैसे पीना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, और घर में किस टाइम हमें रहना चाहिए, किस टाइम घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। 12 से 4 का टाइम होता है जहाँ पे जब इस टाइम लू का टाइम पीक होता है, गर्मी का टाइम पीक होता है, तो उस टाइम हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और खासकर बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उस टाइम से घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और हमें ORS कैसे बनाना चाहिए, जैसे अगर मान लो आपके पास ORS पैकेट में अवेलेबल नहीं तो घर पे ORS बना सकते हो। हमें बताया गया कि 12 से 4 बजे का जो समय होता है वो लू पर ज़्यादा पीक का समय होता है। तो ऐसे में इस समय के दौरान हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और इस दौरान हमें क्या खाना पीना चाहिए, कौन से ठंडे पदार्थ पीने चाहिए, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। बहुचर्चित ड्रिंगरेहड़ी गुरुग्राम सामूहिक बलात्कार में दोहरी हत्याकांड में करीब 7.5 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। मामले में हरियाणा की विशेष CBI अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। पंचकुला स्थित अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज राजीव गोयल की हरियाणा विशेष CBI अदालत ने इस मामले के चारों दोषियों विनय उर्फ लंबू, जय भगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को फांसी की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 10 अप्रैल 2024 को CBI अदालत द्वारा इन चारों को दोषी करार दिया गया था, जबकि 6 आरोपियों को बरी किया गया था। इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। IPC की धारा विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है।
तावड़ू क्षेत्र के गांव डिंगरेड़ी में वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात कुल्हाड़ी गैंग के बदमाश 2 युवतियों के साथ गैंग रेप के अलावा दंपत्ति की हत्या कर परिवार के 5 लोगों को घायल कर खून से लथपथ वहीं छोड़कर भाग गए थे। सीबीआई द्वारा इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन एक आरोपी ने सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें से तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर, करणजीत, संदीप और राहुल वर्मा, इनको कोर्ट ने बरी कर दिया था पहले। और इसमें जो 4 एक्यूज थे उनका आज फैसला आया है फाइनल, जिसमें हेमंत, अयान और जय भगवान और विनय, इनको कोर्ट ने 302 और 6 ऑफ पोक्सो एक्ट में डेथ पनिशमेंट कोर्ट ने दी है। और 376 में आज इतना ही। नमस्कार।